बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जून 2022 और आज के इस वीडियो में 13 और 14 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। ये वीडियो या फिर कह सकते हैं इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर इन सारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। वैसी परीक्षाएं जो खास करके 2022 में बिहार में आयोजित होंगी। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था, साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स की भी जानकारी दिया था। ये तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था कि अभी हाल ही में बिहार के शुभम कुमार, जो कि कैमूर जिले के रहने वाले, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक दिलाया है और इस तरह से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये बिहार का पहला पदक था। ये तमाम जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया गया था। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी में लगे हैं, खास करके जो 67वीं बीपीएससी आयोजित होगा, तो ऐसी परीक्षाओं के लिए आप इस वाले पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही साथ इस पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, जितने भी हमारे नोट्स होते हैं, वो सभी के सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर ही उपलब्ध होता है। तो तमाम नोट्स के लिए आप बीपीएससी मेकर ऐप को फॉलो कर सकते हैं। और जो वहाँ पर क्विज वाला सेक्शन है वो बिल्कुल निःशुल्क है, तो क्विज में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। एक माध्यम यहाँ पर आपके लिए ये है कि करंट अफेयर्स का जितना भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है, सारा का क्विज वहाँ पर डेली बेसिस पर क्रिएट है, तो एकदम से निःशुल्क है। इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, कोई पैसा यहाँ पर आपको नहीं लगेगा। क्विज वाले सेक्शन में, क्विज यानी करंट अफेयर्स का क्विज है, वहाँ पर जाकर के आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पर कह सकते हैं 2021 के सारे प्रश्नों का संग्रह आपको एक साथ मिल जाएगा और 2022 वाला तो अपडेट अभी हो ही रहा है। तो ये मतलब डेली बेसिस पर वहाँ पर अपडेट होता है, तो सभी चीजें वहाँ से समग्र तौर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि ये हरियाणा की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार आयोजित हो रहा है। ये चौथा संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 5 स्थानों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 5 स्थान कौन कौन से, ये तमाम जानकारी हमने आपको दिया था। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोला सिंह। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के जहानाबाद के भोला कुमार सिंह ने इस प्रतियोगिता में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। आप यहाँ पर भोला सिंह को इस इमेज में देख सकते हैं। और इन्होंने जो ये स्वर्ण पदक जीता है, ये भारोत्तोलन में जीता है। दरअसल भारोत्तोलन में भोला कुमार सिंह ने स्नैच राउंड में 137 स्नैच और 155 क्लीन जर्क के साथ बिहार को यह जीत दिलाई है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीतने पर उन्होंने अपने वर्ग में कुल 12 राज्य के खिलाड़ियों को हराकर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, इनका नाम क्या है, ये किस जिले से संबंधित है, ये तमाम चीजें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए बात आई है जहानाबाद जिले की। हालांकि जहानाबाद जिले के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले बिहार जीके के तहत दिया था। बिहार जीके वाला जो नोट्स आपको मिला है 2000 प्रश्नों का जो पीडीएफ है, उसमें भी ये दिया गया था। जहानाबाद को आप बिहार वाले मैप पर यहाँ पर इसकी स्थिति को देख सकते हैं। ये जानकारी यहाँ पर मैं आपको ये देने वाला हूँ कि 1999 में, अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 18 मार्च, आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। 18 मार्च 1999 में बिहार के जहानाबाद जिले में एक सेनारी नरसंहार हुआ था और इस नरसंहार में उनकी निर्मम हत्या की गई थी। पेट फाड़ दिया गया था, गला काट दिया गया था, बहुत सारी चीजें इसमें हुई थी और ये अब तक की बिहार की सबसे कह सकते हैं एक निर्मम हत्याकांड था, जो कि 18 मार्च 1999 को बिहार के जहानाबाद जिले में हुआ था। आपसे एग्जाम में ये डेट या फिर पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि सेनारी नरसंहार का संबंध बिहार के किस जिले से है। ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जहानाबाद की बात है तो जहानाबाद के बारे में आप लोग ये भी जानिए कि बिहार के 4 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 4 जिले हैं। यहाँ पर मैं गया से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो गया 1 हो गया, नालंदा 2, पटना 3 और चौथा अरवल। चौथा जो अरवल जिला है, ये बिहार का सबसे नवीनतम या फिर आप कह सकते हैं ये 38वां जिला है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। पटना की जानकारी आपको दे दूं, पटना जो जिला है ये बिहार का कह सकते हैं राजधानी है और ये बिहार के अन्य 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पटना में ही एक क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र या फिर बाढ़ नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को बिहार का कह सकते हैं 39वां जिला बनाए जाने की अभी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ये तमाम चीज़ों को आपको इसी प्रकार से सीक्वेंस में या फिर सीरीज में याद रखना, तभी आप चीज़ों को याद रख पाएंगे और बेहतर तरीके से आपको याद रहेगा। हम यहाँ पर जानेंगे बिहार में जो प्रमंडल और जिलों की संख्या है, उनमें से जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है।
तो बिहार में वर्तमान समय में 9 प्रमंडल है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार के प्रमंडल को या फिर बिहार को 9 भागों में विभाजित किया, यानी कि 9 डिवीजन में इसे बांटा गया है। इन 9 डिवीजन में से हम बात करें, मगध भी एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय गया है, और इसके अंतर्गत जिलों की जो संख्या है ये 5 जिले हैं। एक तो है गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। कुल 5 जिले इसके अंतर्गत हैं, मगध प्रमंडल के अंतर्गत। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस जिला के डीएम त्यागराजन को कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? ये बिहार के किस जिले के डीएम है जिनका नाम है त्यागराजन, जिन्हें कभी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार के गया जिले के। आपको जानकारी यहां पर यह दे दूं कि हाल ही में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में सचिव कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से गया जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को सम्मानित किया है। ये यहां से आपको ध्यान रखना, ये बिहार के गया जिले के जिलाधिकारी या फिर डीएम है। यहाँ पर आगे लिखा गया कि देश भर के 534 जिलों में गया जिले के डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान को अव्वल माना गया, जिस आधार पर यहाँ पर 9 जून को नई दिल्ली में इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। गया के बारे में एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि अभी हाल ही में गया जिला के नाम में परिवर्तन करने की बात कही गई थी, और ये सारी जानकारी हमने आपको दिया था। ये नाम बदलकर गया जी करने की बात कही जा रही है, और इसको लेकर अभी हाल ही में बिहार और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। ये भी नोट कीजिएगा आप लोग। अगला होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न, लेकिन उससे पहले गया के बारे में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि बिहार का जो दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये गया जिले में है। पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क जो बिहार में पहले है, ये कह सकते हैं अररिया जिले के कुशियार गांव में है। दूसरा यहाँ पे कह सकते हैं गया में है, और तीसरा जो प्रस्तावित है ये सुपौल जिले में प्रस्तावित है। अब यहाँ पर अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है बीच विजिल। ये नाम थोड़ा सा अटपटांग है, ध्यान रखें। बीच विजिल ऐप अभी हाल ही में गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये किस पर्पज से लॉन्च किया गया है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। दरअसल गोवा के शानदार समुद्र तटों पर या फिर समुद्र तटों की निगरानी के लिए इस ऐप को गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस ऐप को जो विकसित किया गया है बीच विजिल ऐप को, ये गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। गोवा की बात करें तो गोवा का जो राजधानी ये पणजी है, और गोवा के राज्यपाल वर्तमान में PS श्रीधरन पिल्लई है, और वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये प्रमोद सावंत है। इतनी सारी रिलेटेड जानकारी, जो छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। हालांकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी संबंधित एप्लीकेशन होते हैं, जो भी संबंधित आधिकारिक तौर पर जो ऐप लॉन्च होते हैं, वो सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हमारा अगला है चौथा प्रश्न, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जनवरी से मई 2022 तक का मंथली करंट अफेयर्स का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है उसका वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से एक राय चाहिए, जितने लोग अगर चाहते हैं कि जनवरी से मई तक का मास्टर वीडियो अपलोड हो, हालांकि अप्रैल तक का अपडेट कर दिया गया है, जनवरी से मई तक अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही ये स्वीकृति मिलेगा कि ये वीडियो चैनल पर अपलोड होगा या फिर नहीं। आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। और रही बात यहाँ पर इसके PDF फाइल की, जो बिहार स्पेशल जनवरी टू मई 2022 का है, इसका PDF फाइल जो हमारे BPSC मेकर ऐप पर पेड मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो आपके कोर्स के तहत ये अपडेट किया जा चुका है। आपके कोर्स में ये उपलब्ध है। मंथली करंट अफेयर्स के तहत जाके देखिए, ये आपको PDF वहां पर मिल जाएगा। और रही बात जो लोग हमारे पेड मेंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेंबरशिप लेने के बाद भी ये तमाम चीज़ों को वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आपके हाथ में, अपनी सुविधा के अनुसार आपको जैसे भी लगे इसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये आप यहाँ से देखें, मई 2022 वाला ये अपडेट हो चुका है, तो ये मतलब कर सकते हैं सेपरेट वीडियो है मंथली करंट अफेयर्स का, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्न के हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। डिटेल जानकारी आपको दे दूं कि हिमाचल प्रदेश नई ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है, यानी कि भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना था। ये महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। यहाँ देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ड्रोन की, तो ड्रोन के बारे में आपको ध्यान रखना। ड्रोन स्कूल, जो भारत का पहला ड्रोन स्कूल खुला है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खुला है। ये भी जानकारी नोट कीजिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खुला है। हालांकि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। दोनों में आपको यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है। हमने आगे कुछ पॉइंट लिखा कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई, और पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। और साथ ही साथ एक जानकारी हमने
कुछ दिन पहले आपको दिया था कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको नोट करना है। जो लोग नोट नहीं कर सकते बीपीएससी मेकर ऐप पर जाइए, तमाम चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी। अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बने हैं रामकृष्ण मुक्काविल्ली। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मुक्काविल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि रामकृष्ण मुक्काविल्ली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी नियुक्तियां होती है उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। जो भी वैश्विक संस्था है, वैश्विक संस्था के नियुक्तियों से अक्सर प्रश्न बनते हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो। अब यहाँ पर देखिए आगे हमने ये लिखा कि अब पहली बार है जब किसी भारतीय को इस पद के लिए मान्यता दी गई है। ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर यह है कि आलोक कुमार चौधरी एसबीआई के नए एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पर अगला है 6वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया है? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून को पारित किया गया है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसके तहत जो चीज़ें निकलकर सामने आती है, आपको ध्यान रखना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए एक आवश्यक राइट टू रिपेयर बिल होगा। इसी को लेकर के अभी हाल ही में ये दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून को पारित किया गया है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक महत्वता प्रदान करेगा इसे, जो कि अभी हाल ही में इसे न्यूयॉर्क में शुरू किया गया। देखिए यहाँ पे गलती से हमने जर्मनी को टिक किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस देश द्वारा गायों एवं भैंसों की डकार पर टैक्स लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया या फिर जारी किया गया है? ये थोड़ा सा यूनिक है, इस तरह का टैक्स कभी भी नहीं लगा है। ये कह सकते हैं इस तरह का पहली बार पहल किया गया है। इस तरह का एक विचित्र टैक्स इसे बोला जा सकता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूजीलैंड। अब ये क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हमने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आप ध्यान से देखें, न्यूजीलैंड ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए मसौदा विधेयक जारी किया है और इसके तहत भेड़ और गायों की डकार पर टैक्स लगाया जाएगा। दरअसल अब ये क्यों लगाया जाएगा वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल मवेशी जो कि भेड़ बकरी आदि होते हैं या फिर गाय वगैरह, तो इस तरह के जो मवेशी जब डकार लेते हैं तो उनकी डकार से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से पर्यावरण दूषित हो जाता है। इसी को लेकर हाल ही में ये कह सकते हैं एक विधेयक जारी किया गया है। आगे इसमें यह लिखा गया कि विधेयक के कानून बनने के बाद न्यूजीलैंड ऐसा कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। हालांकि इस विधेयक के मुताबिक 2025 से किसानों से उनके मवेशियों के डकार के लिए शुल्क वसूला जाएगा। ये भी बातें इसमें कही गई है। 2025 से किसानों से ये डकार के लिए शुल्क वसूला जाएगा, यानी कि टैक्स लिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला पूरा दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। अब अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में जानवरों के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? राइट आंसर होगा एनकोवैक्स। हालांकि कई जगह आपको एनोकोवैक्स भी देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना ये कोविड-19 वैक्सीन जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, ये भारत की पहली कह सकते हैं मवेशियों के लिए वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन। अब यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि इसे कहाँ विकसित किया गया। दरअसल से हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विस द्वारा विकसित किया गया है। आपको ध्यान रखना है इसका नाम है एनोकोवैक्स। और ये रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि जो बातें निकलकर सामने आई है, तो इस वैक्सीन को कुत्ते, शेर, तेंदुए, चूहा और खरगोश आदि पर लगाया जा सकता है। ये सभी जानवरों के लिए सुरक्षित है। अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चे सन हुई, जो कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री के रूप में चुनी गई है। इनका नाम है चे सन हुई। ये नाम थोड़ा सा अजीब है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चे सन हुई जो कि अभी हाल ही में आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है, चे सन हुई। अगला है 10वां प्रश्न। हाल ही में मनरेगा के तहत किसे लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी NJ ओझा को भी हाल ही में मनरेगा के तहत लोकपाल नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा।
आपको जानकारी दे दूं कि एन.जे. ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। हालांकि यहाँ पे बात करें लोकपाल और मनरेगा की, तो ऐसी ही जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था कि मनरेगा के कार्यों की निगरानी के लिए भी हाल ही में बिहार सरकार ने भी एक लोकपाल का गठन किया था और इसको लेकर के लोकपाल ऐप भी लॉन्च किया गया था और सचिव और अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई थी। ये तमाम चीज़ें आपको हमने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के तहत दिया था और साथ साथ PDF में भी आपको उपलब्ध कराया गया था। और बात है मनरेगा की, तो मनरेगा के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाने वाले तथ्य हैं आपको जानकर दे दूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि नरेगा, जब ये पहले जब स्थापित हुआ था 2006 में, इसकी जो योजना की जो शुरुआत हुई थी 2006 में भी थी, तो उस समय इसे नरेगा योजना के नाम से जाना जाता था, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे कि बाद में 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या फिर मनरेगा के रूप में बदल दिया गया। महात्मा गांधी शब्द इसमें जोड़ा गया था 2009 में। और इसका उद्देश्य क्या है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो इसका उद्देश्य यह है कि काम के अधिकार को गारंटी देना और इसके तहत साल में 100 दिन काम करने की गारंटी देता है ये मनरेगा कार्यक्रम। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब अगला है 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मयंक कुमार अग्रवाल को भी हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न यहाँ पर आपके बनेंगे कि मयंक अग्रवाल जो ये कह सकते हैं सखी शेखर वेम्पाती का स्थान लेंगे। ये भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इमेज में डाला है दूरदर्शन का इमेज। आपको बता दूं कि दूरदर्शन प्रसार भारती का ही एक मतलब अंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ऑल इंडिया रेडियो है, जो कि रेडियो पे मतलब समाचार वगैरह जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो आते हैं, लेकिन दूरदर्शन जो ये कह सकते हैं एक टेलीविजन प्रोग्राम है या फिर टेलीविजन माध्यम है जो कि प्रसार भारती का ही भारत सरकार का एक अंग है। दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दूं कि वर्तमान समय में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन 2021 में किया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग नोट कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अर्थ स्टेशन का उद्घाटन जो हुआ है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किसके द्वारा आयुर्वेद आहार लोगो लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनसुख मंडाविया के द्वारा भी हाल ही में ये आयुर्वेद आहार लोगों का कह सकते हैं लोगों को लॉन्च किया गया। सही उत्तर है मनसुख मंडाविया। बात है मनसुख मंडाविया कौन है, तो मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार की बात करें, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की बात करें तो केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जबकि वहीं पे बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान में बिहार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन नवीन। अगला होगा हमारा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया है। जो महोत्सव वाले प्रश्न होते हैं संबंधित यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि एक थीम वाला हो गया, एक हो गया महोत्सव वाला, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सूफी महोत्सव का जो भी हाल ही में आयोजन हुआ है, राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आपको ध्यान रखना जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने श्रीनगर में शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सूफी महोत्सव का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों की शिक्षाओं को उजागर करना और उनका प्रचार करना है, जो कि यह महोत्सव 3 दिवसीय था। तो राइट आंसर होगा, ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। अगला होगा 14वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि कौन सा देश जून 2022 में विशेष आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना भारत इस बैठक की मेजबानी करेगा, जो कि 16-17 जून 2022 को आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यह बैठक 30वीं वर्षगांठ को प्रदर्शित करेगा, यानी कि भारत का आसियान का जो आसियान के साथ संबंध है ये 30वीं वर्षगांठ को प्रदर्शित करेगा। और इसको लेकर अभी हाल में विशेष बैठक जो आयोजित होगा, ये कहाँ पर है, कब आयोजित होगा, किसकी मेजबानी में, तो ये 16-17 जून 2022 को भारत की मेजबानी में आयोजित होगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में
भारतीय महिला क्रिकेटर ने या फिर किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। संबंधित सारी जानकारी आपको बताया गया। आप लोग सभी जानकारी को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखते हैं यहाँ पर कौन सभी चीज़ों को सटीक तौर पर लिखते हैं। तो आपको जितनी भी चीज़ें पता है, लिखने से ये होता है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रिकॉल कर पाते हैं और चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद रह जाती हैं। तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी मेकर ऐप से जरूर जुड़ें। बीपीएससी मेकर ऐप पर तमाम चीज़ें मिलती है बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर जो केंद्रित होते हैं। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट आपने किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।